हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस को जानना। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानोगे तब तक आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सिलेबस इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को तैयारी करने का। जब आप सिलेबस को बेहतर रूप से जानते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। छोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप इन चीज़ों को बेहतर रूप से जानते हो तो आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाता है और सिलेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको वाकई में आरआरबी एनटीपीसी का सीरियसली तैयारी करना है और इसमें सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हम बेहतर रूप से एनालिसिस करके बताएंगे कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ताकि आप उन चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पाएंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। इन सिलेबस में आपको इतना डीप कहीं भी कोई वीडियो में नहीं बताएगा। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर रूप से समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यह वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन पैटर्न वन, जो सीबीटी वन कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 सेक्शन हैं। मैथमेटिक्स, सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस। तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे 30 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स उसका 30 नंबर का होगा। वैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है उसका भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वह भी 30 नंबर का होगा। इट मीन्स वन क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। तो इन चीज़ों को समझना आपको इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप उन चीज़ों को बेहतर रूप से समझते हैं तो आप एक बेहतर परफॉर्मर बन पाएंगे। वैसे ही जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएगा और वो भी 40 अंक का होगा। और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास इम्पोर्टेंट है। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होगा। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब परफॉर्म करते हैं तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। वैसे ही सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 में भी 3 सेक्शन होगा। जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा तब आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। तो सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स है जिसमें 35 क्वेश्चन है। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स का वेटेज पहले से अब बढ़ जाएगा, 5 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा और टोटल मार्क्स कितने होंगे 30 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कितना होगा 35 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा और ये 5 मार्क्स के इम्प्रूव करेगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। वैसे जनरल अवेयरनेस में आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 50, इसमें कितना था 40। जनरल अवेयरनेस का भी वेटेज बढ़ जाएगा और इसके भी टोटल मार्क्स कितने होंगे 50। इसमें 100 क्वेश्चन था वो 90 मिनट का था। अब इसमें 120 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 90 मिनट के होंगे और टोटल मार्क्स इसका कितना होगा 120 मार्क्स होगा। तो आपको सोच के समझ के चीज़ों को बेहतर रूप से समझना है और उन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहली बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, उसको बेहतर रूप से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले होगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया और रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इरिटेशनल नंबर हो गया। ये सारे जो चैप्टर नंबर सिस्टम के है उसके अंदर का पूछा जाएगा, जिसमें प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, जटिल है ना, नियम, संचालन, समस्या समाधान, इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम में इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे सेकंड है डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल और फ्रैक्शन के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में ऑपरेशन हो गया, रिक्विरिंग हो गया, टर्मिनिंग हो गया,
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया और इसके एप्लीकेशन पार्ट को पूछा जाता है, जैसे विविधियाँ और संचालन, आवृत्ति और समाप्ति, दशमलव, अनुप्रयोग को कवर किया जाता है। वैसे ही नंबर 3 में है आपका एलसीएम एचसीएफ। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है एंड डिवीजन मेथड कैसे होता है ना। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको बेहतर रूप से पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन रेशियो और द फाइंडिंग पैटर्न, ये सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। नंबर 4 में है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो एनालाइज टाइप ऑफ रेशियोज हो गया, कंप्रेशन टेक्निक हो गया एंड प्रोपोर्शंस इन रियल वर्ड्स एप्लीकेशन हो गया, फोकस ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड कैलकुलेशंस। इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग में अनुपातों के प्रकार, तुलना, तकनीकी और अनुपात का विश्लेषण, इनके बारे में आपको CBT 1 और CBT 2 में मैथ्स के अंतर्गत पूछा जाता है। आप इसके डेप्थनेस को समझेंगे तो आप इसको बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 5 में है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर आपको पूछा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है, एंड एप्लीकेशन एंड फाइनेंस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन एंड अदर सिनारियोज को आपको भी परसेंटेज के अंतर्गत पूछा जाएगा। मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, ये भी है। तो कवर ऑफ द एरिया हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, जियोमेट्रिकल शेप्स हो गया, डिस्कस फॉर्मूलाज फॉर 2D 3D शेप्स, इंक्लूड द ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स और प्रिज्म। इसके बारे में आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को बेहतर रूप से समझना है और इसी चीज़ों को तैयारी करना है, ताकि आप अपने समय और अपने फोकस को प्रॉपर उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ा सकें और आपका सिलेक्शन आप खुद तय कर सकें। नेक्स्ट है 7, टाइम एंड वर्क। एनालाइज हाउ टू सॉल्व वर्क रिलेटेड टू प्रॉब्लम विथ टाइम रेशियो, वर्क इक्विवेलेंस एंड कंबाइंड वर्क सिनारियोस। इसके बारे में पूछा जाता है। समय और कार्य में समय अनुपात हो गया, कार्य तुल्य हो गया और संयुक्त कार्य परिदृश्यों के साथ कार्य संबंधी समस्याओं को हल करने के तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 8 में है टाइम एंड डिस्टेंस। एक्सप्लेन द डिस्टेंस स्पीड टाइम रिलेशनशिप। हमेशा पूछा जाता है। रिलेटिव स्पीड और एप्लीकेशन इन दिस रियल लाइफ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको हमेशा पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख कर पढ़ेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। आपको ये समझ आ रहा होगा कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जब आप बुक में देखोगे तो बुक में बहुत सारे चीज़ें रहते हैं टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड, पर इस चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो उसका आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। नंबर 9 में है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, डिफरेंट से बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद द फॉर्मूला, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को एनालाइज करके अपने बुक से मिलाकर पढ़ना आपको अति आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत पूछा जाता है डिस्कस द कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मेकअप हो गया, एग्जाम्पल प्रॉफिट हो गया और परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सेल, इसके बारे में पूछा जाता है ना। तो आपको इन चीज़ों को ही पढ़ना है। 11 में है एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंतर्गत आपको एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, सॉल्विंग टेक्निक यू फोकस ऑन दिस, सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको भी इन चीज़ों को बेहतर रूप से समझना है और उन चीज़ को मैच करके पढ़ाई करना है, ताकि आपका समय बचे और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। नंबर 12 के अंदर है जियोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पूछा जाता है कवर द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स, एंगल्स,
ट्रायंगल, सर्कल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसके बारे में पूछा जाता है। इसको आपको थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करना है और इसी के बारे में ही पढ़ना है। 13 नंबर में एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स कवर बेसिक सच अ मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, probability, discuss how the interrupt data set and applying statistics। इसको आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़ना है ताकि आप बेहतर रूप से उसका यूटिलाइज कर सकें। अब नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग सिलेबस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सीबीटी नंबर 1 में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीटी 2 में आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को भी बेहतर रूप से समझना है कि रीजनिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो आपका सिलेक्शन तय करवा सकता है। तो सबसे पहले इसमें आपको एनालॉजी के अंतर्गत जाना है। एनालॉजी के अंतर्गत है एक्सप्लेन द रीजनिंग पैटर्न इन एनालॉजी इन एंड हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन्वॉल्व पेयर एंड रिलेशन लॉजिक्स, है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और इसको पढ़ाई करना है ताकि आप समझो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। सेकंड में है कंप्लीशन एंड नंबर ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसके अंतर्गत आपका है डिस्कस द पैटर्न, रिकॉग्नाइज सीरीज कंप्लीशन टेक्निक एंड ट्रिक एंड फॉर द आइडेंटिफाई सिक्वेशंस। तो आप इस चीज़ को पकड़ते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पैटर्न पहचान हो गया, श्रृंखला पूर्णता तकनीक हो गया, अनुक्रमों की पहचान करने का तरकीबों को अगर आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 3 है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करना है इनकोडिंग टेक्निक को और यूजिंग करना है लेटर शिफ्टिंग हो गया, नंबर पैटर्न्स हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हो गए। इस चीज़ों को अगर आप बेहतर रूप से एनालिसिस करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। रीजनिंग के अंतर्गत है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत आपको करना है कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस लॉजिकल फॉर द सॉल्विंग द मिक्स ऑपरेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पर आपको अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए रहेंगे तो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ को आपको सिलेबस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको इसका बेहतर प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। आप इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कंपैरिजंस टेक्निक फॉर दिस आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को समझें, उसके फीचर्स को समझें ताकि आप उसका बेहतर रूप से यूज़ कर सकें। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप उनको जाइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये एनटीपीसी के पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपको उसका एक प्लस बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। नंबर 6 है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंतर्गत फैमिली ट्री एंड रिलेशनशिप मैपिंग इंक्लूडिंग द शॉर्टकट सॉल्विंग किनशिप द प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना है, अपने बुक से मैच करना है और उसको प्रॉपर पढ़ना है ताकि आपको उसका एक बेनिफिट मिल सके। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है एक्सप्लेन द लॉजिक ड्यूडेशंस इंटरफेरेंस टेक्निक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनारियोस एनालिसिस। तो इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 8 है सेलेनिज्म। सेलेनिज्म के अंतर्गत आता है वेन डायग्राम हो गया, लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, सॉल्व स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में आपको जाने की कोशिश करना है। अगर आप इन
क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से हो गया, लॉजिकल स्ट्रक्चर और ये सॉल्व स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर रूप से अंडरस्टैंड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। 9th है जम्बलिंग। जम्बलिंग के अंतर्गत आपको लेना है रीडिंग सीक्वेंस को, आइडेंटिफाई ऑर्डर्स एंड पैटर्न्स को, सॉल्विंग द जम्बलिंग फेसेस को, ताकि आप इन चीज़ों को जानें और आप इसको बेहतर रूप से अपने प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर पाएँ। वेन डायग्राम एक अलग पार्ट है इसका। एनालाइज द सेट थ्योरी बेसिस एप्लीकेशन फॉर दिस सॉल्विंग इंटरेस्टिंग सेट्स एंड ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स। इन चीज़ों को भी आपको देखना है और बेहतर रूप से एनालाइज करना है। इससे क्वेश्चंस आते ही हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। पजल्स के अंदर क्या क्या है? लॉजिकल पजल्स हो गया इन्वॉल्विंग अरेंजमेंट, सिलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, तो इससे रिलेटेड आता है पजल्स क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे ही डाटा सफिशेंसी के अंतर्गत आता है डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर एसेंसिंग डाटा एडेक्यू विदाउट सॉल्विंग फुल प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसको समझना है आपको, समस्या का समाधान किए बिना डेटा पर्याप्तता का आकलन करने की रणनीति पर चर्चा करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। 13 नंबर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स एंड कोर्सेस ऑफ एक्शंस। तो इम्पोर्टेंट ऑफ दिस लॉजिकल डेसिड्यू एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसके लिए कथन कारक, जो कथन निष्कर्ष हो गया और कार्रवाई हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप बेहतर रूप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और एक अच्छा स्कोरिंग कर सकें। डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट है। डिसीजन मेकिंग एनालाइज द प्रॉब्लम सिनारियोस हो गया, विविंग ऑप्शंस हो गया, मेकिंग द करेक्ट लॉजिकल चॉइसेस हो गया। तो इसको भी देखना है आपको। निर्णय लेना, समस्या परिदृश्यों का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सही तरीका विकल्प में बनाना, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं बेहतर रूप से तो निश्चित तौर पर एक बेहतर फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन तय कर पाने में आप खुद की मदद करेंगे। नेक्स्ट है मैप एंड ग्राफ्स इंटरप्रिटेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको मैप रीडिंग आना चाहिए, इंटरप्रेटिंग ग्राफ करने आना चाहिए, ट्रांसलेटिंग जो विजुअल डाटास हैं उसको आप यूज़ करके उसका सही आंसर निकाल सके, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अभी तक हमने CBT 1 के अंतर्गत 30 + 30 क्वेश्चन, इट मीन्स 60 क्वेश्चन कर लिए, और CBT 2 के अंतर्गत हमने 35 और 35 मतलब 70 क्वेश्चन का सिलेबस का एनालिसिस कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आता है आपका 40 क्वेश्चंस और इसके अंतर्गत है 50 क्वेश्चंस। ये है जनरल अवेयरनेस सिलेबस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शंस के लिए। अगर आपका बाकी मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, अगर आपने जनरल अवेयरनेस को इग्नोर करके चला तो यह आपके लिए खतरा हो सकता है, आपके सिलेक्शन में बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसका एक बेनिफिट मिल सके कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो समराइज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डेवलपमेंट और ग्लोबल एंड इंडिया, है ना। ये दोनों इंटरनेशनल और नेशनल से ये सब आते हैं। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ओलंपिक हुआ है,
है ना, और बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उन चीज़ों को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। कौन कौन किसमें कौन कौन से कप्स मिल रहे हैं, कौन से प्राइज़ मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेजर इवेंट्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कवर द इंडियन आर्ट्स फॉर्म्स हो गया, लिटरेचर्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, देयर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। फॉर इंडियन लिटरेचर, समराइज द की लिटरेचर वर्क्स, ऑथर्स, लिटरेसी मूवमेंट्स। जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सारे बुक्स के नाम पूछ दिए जाते हैं, कभी ऑथर के नाम पूछ दिए जाते हैं, कौन कौन से बुक्स पब्लिश हुए हैं उसके बारे में पूछ दिए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नंबर 5 है मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूनेस्को साइट्स कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस के अंतर्गत आपको पूछे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ये 10th ग्रेड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th ग्रेड के कहाँ से पूछे जाते हैं? NCERT, NCERT के बुक्स या CBSE के जो बुक्स हैं आप उसका बेहतर रूप से यूटिलाइज कर सकते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इन चीज़ों को समझना है, यहाँ से काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, डिस्कस द एंसेंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडिंग द क्री फ्रीडम फाइटर्स एंड मूवमेंट्स। इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको आपको बस याद रखने की ज़रूरत है, एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है ताकि आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एनालाइज द फिजिकल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी, मेजर द लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, रिसोर्सेस एंड डेमोग्राफी। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा, ओवरव्यू उसका लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हो गया। तो यहाँ से अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल इसका पॉलिटिकल चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करेंट इवेंट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंट इवेंट जैसे 1 से 1.5 साल के अंतर्गत अगर जो करेंट इवेंट हुए हैं जिसमें साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, तो उससे रिलेटेड पढ़ते हो तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। जैसे इसमें हो गया स्पेस रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो गया, रिसेंट इनोवेशन, तो इसके अंतर्गत जैसे इसरो, DRDO, हाल यहाँ से होता है, या CSIR से रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है UN एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दिस हो गया, UN हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करेंट इवेंट पे चलते रहते हैं। करेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। रोल एंड फंक्शन ऑफ दिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO। तो इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट करते हैं इन्वायरमेंट इश्यूज, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इन्वायरमेंट इश्यूज हो गया, ग्लोबल एंड इंडियन इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया, जिसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गया और पॉलिसी एक्शन से रिलेटेड जैसे योजना हो गया, और कोई प्रोग्राम चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 13 है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन
एब्रीविएशंस के अंतर्गत आपको कवर द फ्रीक्वेंट यूज द एब्रीविएशंस इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड जनरल नॉलेज, इन चीज़ों को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर रूप से अंडरस्टैंड कर सकें और अपने प्रैक्टिस में ला सकें, ताकि आपका सिलेक्शन आप खुद तय करने में अपनी हेल्प कर सकें। नंबर 15 है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ दिस रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज। ये भी करेंट अफेयर और स्टैटिकल दोनों पार्ट से आता है, करेंट प्लस करेंट अफेयर दोनों पार्ट से ये आता है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे NH पूछ देता है, कभी वाटरवेज पूछ देता है ना, तो इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा कौन सा कौन कहाँ कहाँ पोजीशंस है ना। और कभी कभी एयरपोर्ट का नाम पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है आपको पोर्ट का नाम पूछ देता है ना, मेजर पोर्ट कौन कौन सा है, तो उन चीज़ों को भी आपको एक स्टैटिकल पार्ट को लेके चलना पड़ेगा। नंबर 16 है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको पूछा जाता है इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, 5 ईयर प्लान्स हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया, इकोनॉमिकल सेक्टर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 के अंतर्गत फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड्स, है ना, तो इसके अंतर्गत आपको पूछा जाता है कौन कौन से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत पूछा जाता है साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, आर्ट हो गया, तो ये एक प्रोमिनेंट फिगर्स अक्रॉस दिस फील्ड, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। 18 है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। फ्लैगशिप कौन कौन से हैं प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट, इसी से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स को ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप इसका सही आंसर वहाँ परफॉर्म कर सको। नंबर 19 है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत आपका करना है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है ये भी। बायोडाइवर्सिटी हो गया, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो गया और नेशनल पार्क हो गया, तो आप इसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी कितना है इंडिया में हो गया, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, जैसे टाइगर कंजर्वेशन हो गया, एलिफेंट कंजर्वेशन हो गए, है ना, और नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ हैं, कितने मात्रा में हैं, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 20 हो गया इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में जैसे है इसरो हो गया, DRDO हो गया, RBI हो गया एंड अदर रोल्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में आपको विशेष रूप से तैयारी करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नंबर 21 है करेंट GK, जो करेंट इवेंट्स में जो चल रहे हैं, प्रोवाइड द ओवरव्यूज ऑफ दिस recent development across the field like the science, technology, economics and international relationship, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये करेंट इवेंट है, तो करेंट इवेंट 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक बैक ही देखना है आपको, यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। आपको अगर यह सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा तो ज़रूर इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना फाइनल सिलेक्शन लेने में सफल हो जाएंगे। अब आपको इन चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करना है और इस तरह से आप यूटिलाइज करके अपने लाइफ को सिलेक्शन के प्रोसेस तक पहुंचाने में अपनी खुद की हेल्प करेंगे। थैंक यू।